हेलो दोस्तों, आप हिंदी से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले ही वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करने से तो जड़मति भी सुजान हो जाता है और पत्थर पर भी जब एक ही जगह रस्सी की रगड़ पड़ती है तो वो भी अपना निशान छोड़ देती है और पत्थर को घिस देती है। तो अगर हम भी निरंतर प्रयास करेंगे तो कितना भी कठिन कोई आपको एग्ज़ाम लगता हो, कितनी भी कठिन प्रतियोगी परीक्षा लगती है तो निश्चित ही हम उसको निकाल लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप चीज़ों को अभ्यास में लिए हुए हैं तो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और हम अभ्यास कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और उसके बाद हम आदिकाल के सभी प्रश्न देख चुके हैं और भक्ति काल में भी बहुत सारे प्रश्न हम संत काव्य परंपरा के और अब हम सूफी काव्य परंपरा के प्रश्न देख रहे हैं। जब हम इन प्रश्नों को देखते हैं उसके साथ जो चीज़ों का विश्लेषण होता है और जो भी चीज़ें पिछली जुड़ी हुई हैं उनको जब हम देखते हैं तो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो सब दिमाग में आती चली जाती हैं। तो हम जहाँ तक प्रश्नों को देख चुके थे इस समय हम सूफ़ी काव्य परंपरा के जो प्रश्न हैं और मुख्यतः इस समय जायसी और पद्मावत के प्रश्नों को हम पढ़ रहे हैं। तो अब उसके आगे हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं और अगर आपने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले सारे प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जिससे चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभ्यास से क्या होता है जो भी चीज़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क में दृढ़ हो जाती हैं बिल्कुल। और बस जब प्रश्न सामने आता है ना तो हमें सीधे उसका उत्तर जो सही उत्तर है वही दिखाई देता है। ये अभ्यास का प्रभाव होता है। तो अब सीधा प्रश्नों पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही लिखा है, दूसरी भाषा या ब्रज भाषा में उन्होंने या खड़ी बोली में नहीं लिखा है। क्योंकि अगर हम तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने दोनों ही भाषाओं में लिखा है, उन्होंने ब्रज में भी लिखा है और अवधी में भी लिखा है। लेकिन जायसी की जो काव्य भाषा है वो अवधी ही रही है। और जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत इत्यादि हैं। ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसे हम बहुत विस्तृत रूप में शाखाओं के बारे में पहले जो शुक्ल जी ने जो विभाजन किया है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सगुण, निर्गुण, और जो निर्गुण से ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और सगुण से रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी इत्यादि के बारे में अगर आपने देखा है तो आपको बिल्कुल रट गया होगा पढ़ते पढ़ते। जो ये थे जायसी, ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, कभी कभी गुरु का नाम भी पूछता है उनके। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन है, अनुराग बासुरी है, मधुमालती है या मृगावती है? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। प्रेमाख्यान परंपरा का पूछ रहा है तो चंदायन एक प्रेमाख्यान है और ये पहला प्रेमाख्यान है। तो पहला प्रश्न बिल्कुल सही होगा। चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है, जबकि मधुमालती मंझन की रचना है। वहीं अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ये अलग से बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। सी क्यों सही होगा ये देखिए, क्योंकि जो मृगावती है वो कुतुबन की रचना है, सत्यवती कथा ईश्वर दास की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, हंसावली असाइद की है और माधवानल कामकंदला गणपति की है। ये सभी रचनाएं और रचनाकार जो हैं वैसे तो आपको याद होगा, फिर भी अगर नहीं याद है तो अभ्यास के दौरान ही चीज़ों को जो छूट जाती हैं, कभी बहुत बार होता है हम नहीं याद कर पाते हैं, तो याद करते जाइए। नहीं याद हो रहा है तो किसी ट्रिक से या कुछ ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। जैसे मृगावती ही है, अब इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मृग है, मृग का अर्थ क्या है? हिरन। हिरन कहाँ मिलते हैं? वन में। हिरन कहाँ मिलते हैं? वन में।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जहाँ मृग आ रहा है उसके रचनाकार में बन आ रहा है, तो मृगावती कुतवन की रचना है। इसी तरह से सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। तो सत्य, सत्य यानी कि ईश्वर, सत्य साक्षात ईश्वर का ही रूप है, तो आपको सत्य से ईश्वर याद रह सकता है। इस तरह से आप चीज़ों को याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं याद होता है तो आप बता सकते हैं, हम मदद करेंगे आपको उसे याद कराने में। अब अगला प्रश्न है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। बार बार कहती हूँ कि प्रश्न को तो ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी हम आता हुआ प्रश्न भी गलत कराते हैं, कारण केवल इतना होता है कि हमने ध्यान से पढ़ा नहीं होता है, वहाँ पे नहीं पूछ रहा है और हम है समझ के उसको सही या गलत कराते हैं। तो अब देखिए इसमें पूछा गया है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक वर्णन किया है, तो सही है, जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक वर्णन किया है। अगला है यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है, प्रवासजन्य ही तो है, क्योंकि जो रत्नसेन थे वो नागमती को छोड़ करके चले गए थे, तो प्रवासजन्य है। अगला है यह वियोग चैत्र मास से आरंभ हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, चैत्र मास से आरंभ नहीं हुआ है, उन्होंने जो ये आरंभ किया है वो आषाढ़ मास से आरंभ किया है। अगला है इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, सही है, तो विकल्प सी सही होगा क्योंकि ये गलत है, चैत्र मास से आरंभ नहीं हुआ है। अब एक बार पद्मावत का रचना कब हुई थी, तो 1540 ईस्वी पद्मावत का रचना काल माना जाता है। जब पिछले वीडियो में हमने देखा था और याद किया था कि पद्मावत में कितने खंड हैं और पद्मावत में जो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सिंघल किसका प्रतीक है, राजा रत्नसेन किसके प्रतीक हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय हम पद्मावत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पद्मावत के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो सब फटाफट एक बार आप अपने दिमाग में उसे तुरंत एक बार आप ध्यान कर लिया करिए, जिससे क्या होगा, अगर उसी समय आपको नहीं याद आया तो तुरंत देखिए, जब आप उस समय तुरंत देख लेंगे फिर वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कवियों और उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है। जायसी का चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा सही है, बिल्कुल ये जायसी का ही है। सूरदास का भज मन चरण कमल अविनाशी, ये सूरदास का नहीं है, ये पंक्ति मीराबाई की है, भज मन चरण कमल अविनाशी, इसलिए ये विकल्प बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये गलत है। अगला है कबीर अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ये इस पंक्ति को तो हमने पिछले वीडियो में जिसमें हमने कबीर के विषय में पढ़ा था उसमें पढ़ा था, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार, बिहारी का अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, तो बाकी सभी सही हैं, केवल जो विकल्प बी है वो सही नहीं है। अगला है प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है, विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली या रुग्ण स्त्री, तो यहाँ पे बाउर शब्द का अर्थ पगली है। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ पगली से लिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अखरावट या मधुमालती, तो बाकी सारी रचनाएं जायसी की ही हैं, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और अखरावट इत्यादि। मधुमालती मंजन की है, इसलिए विकल्प डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और मधुमालती की जो रचना का समय है वो पद्मावत से बस 5 साल आप आगे जाएंगे तो वही उसका समय है। पद्मावत जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया है, वही मधुमालती जो है वो 1545 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं और जो इनका पद्मावत है वो 57 खंडों में विभक्त है। और जायसी प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे, अहमद शाह के, कुतुब शाह के, हुसैन शाह के या शेर शाह के, तो जो कुतुबन थे वो शेर शाह के आश्रित थे, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, पद्मावती, रत्नसेन, सुआ या नागमती, तो गुरु का प्रतीक जो है इसमें सुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि पद्मावत में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है सभी को, जैसे कि जो रत्नसेन है वो मन या आत्मा के प्रतीक है, सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है,
पद्मावती जो है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। वहीं नागमती जो है वो दुनिया धंधा या कि सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। और राघव चेतन जो है वो शैतान के प्रतीक है। वहीं अलाउद्दीन जो है वो माया के प्रतीक है। ये सारे प्रतीक अलग से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि पद्मावती किसकी प्रतीक है, हृदय की, शैतान की, माया की, या सात्विक बुद्धि की, या श्रद्धा की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसका प्रतीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चित्रावली उस्मान का है, मधुमालती मंझन का है, मृगावती कुतुबन का है, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का। तो ये हंस जवाहिर नूर मोहम्मद का बिल्कुल गलत है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, ना कि नूर मोहम्मद की है। अगला है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है, पद्मावत, इंद्रावती, अखरावट या आखिरी कलाम। तो इंद्रावती जो है वो जायसी की रचना नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। अगला है, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है, कमलावती, वेदवती, नागमती या मृगावती। तो रत्नसेन की जो पत्नी है वो नागमती है। इसमें आप भ्रमित मत होइएगा अगर पद्मावती दे दिया जाए, क्योंकि वो पद्मावती उसकी रत्नसेन की पत्नी नहीं है, वो उससे प्रेमिका कह सकते हैं वो। लेकिन जो पत्नी है वो रत्नसेन की नागमती ही है। आपने पद्मावत की पूरी कहानी पढ़ी होगी, पद्मावत पढ़ा होगा आपने, तो पता होगा कि जो पद्मावत में रत्नसेन है उनकी पत्नी का नाम नागमती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है। पहला है, तन चित उर मन राजा कीना, हे सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना। पद्मावत की ही पंक्ति है। अगला है, भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा में चंद दिखावा। ये भी पद्मावत की है। मधुकर हस समुझाया, सौ दे बूझत सांझ नहासी। ये पद्मावत की पंक्ति नहीं है, ये सूरदास के सूर सागर की पंक्ति है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, ओ ही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। ये पद्मावत का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई परिथमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये पद्मावत ग्रंथ से ली गई है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है पद्मावत की। अगला कि चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की है। आखिरी कलाम जायसी का है। वहीं रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को माना है। अन्य विकल्प है सत्यवती कथा, चंदायन या हंसावली। तो इनमें से अन्य विकल्प सही नहीं, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया है। तो शुक्ल जी ने मृगावती को ही माना है। अगला है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है, हंस जवाहिर, सत्यवती कथा, चंदायन या मृगावती। तो कासिम शाह की हंस जवाहिर है, अभी अभी हमने पढ़ा था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। पूछा गया है कि इनमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है, ये भी सही है, पहला वाला भी सही है, या भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। उनकी जो काव्य शैली है वो प्रौढ़ और गंभीर है। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। अगर आप मेरे साथ बराबर अभ्यास कर रहे हैं तो ये बात मैं बार बार बताती आई हूँ कि संत में और सूफी में उनकी जो साधना पद्धति है उसमें ये चीज़ अलग अलग है कि जो संत हैं वो परमात्मा को पुरुष मानते हैं और जीवात्मा को स्त्री मानते हैं, वहीं जो सूफी हैं वो परमात्मा को स्त्री और स्वयं को यानी कि जीवात्मा को पुरुष मानते हैं। तो ये चीज़ आपको रट गई होगी। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।